नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं, स्टडी कैसी चल रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, मतलब आपकी स्टडी से संबंधित, बेसिकली मुख्य परीक्षा से संबंधित, तो बताइएगा। और दूसरी चीज़, बहुत से बच्चों का एसए को लेकर के आ रहा है कि सर एसए को, तो ठीक है, उस पर हम एक क्लास लाएंगे आपके लिए। तो उस पर जो महत्वपूर्ण एसए है उसके बारे में हम एक डिस्कशन रखते हैं, ठीक है। तो आज का जो प्रश्न है वो जीएस के प्रश्न पत्र 3 से है। और प्रश्न ये है हमारा कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करती है और इसे दूर करने के लिए क्या उपाय है। तो 2 डायमेंशंस में प्रश्न है। तो पहली बात तो आप प्रचंड बेरोजगारी को बताते हुए बताइए कि जो हमारी आर्थिक समृद्धि है उसमें ये किस प्रकार प्रभावित करती है। क्योंकि प्रचंड बेरोजगारी पॉजिटिव टर्म तो है नहीं, निगेटिव ही है, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। और इसे दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तो इसे बताते हुए आपको निष्कर्ष देना है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आपके प्रश्न पत्र 3 से है। टाइम टेबल आपको पता ही होगा, बुधवार, सोमवार, शुक्रवार शाम को 6 बजे मेंस आंसर राइटिंग की क्लास होती है। और ये क्लास जो है 20 मार्च तक तो रहेगी ही रहेगी। उसके बाद फिर हम पीटी की क्लास भी लाएंगे 10 अप्रैल से। तो पीटी के भी बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं और उसका जो है नामांकन शुरू हो गया है। और स्टार्टिंग के बच्चों के लिए कुछ छूट भी है। तो पीटी से भी जुड़े और मुख्य परीक्षा से तो आप लोग इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि मुख्य ही मुख्य है, बाकी तो सब भीड़ छाटने का जरिया है, मैं बार बार कहता हूँ। और 2026 की सीटों को देखते हुए आप समझिए कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं। सीटें बहुत अच्छी हैं इस बार 2026 में। तो कहीं से भी आप 2025 में चूके हैं तो इसका फ़ायदा 2026 के एग्ज़ाम में उठा लीजिए। संस्था ने 2 बैच चला रहा है, तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं, या पट्टी पे आपको दिख रहा होगा नंबर, तो आप यहाँ फ़ोन करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप प्रचंड बेरोजगारी के बारे में बताइए कि प्रचंड बेरोजगारी वह स्थिति होती है जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे होते हैं। मतलब आवश्यकता नहीं है फिर भी, मतलब जिस काम को एक व्यक्ति 2 व्यक्ति 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, उसी में 10 व्यक्ति लगे हुए हैं और 10 दिनों तक लगे हुए हैं, क्या 20 दिनों तक लगे हुए हैं। तो वही इसमें बताया जा रहा है। इसमें कार्यरत व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, क्योंकि भाई काम है ही नहीं है, आप अपना श्रम उसी में लगाए हुए हैं, तो उससे क्या होगी, उत्पादकता शून्य होगी ही होगी। अर्थात कुछ लोग काम छोड़ भी दे तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही जो है क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की डेफिनेशन है। तो आप इसे दीजिए। और अगर प्रच्छन्न बेरोजगारी को आप सर्वाधिक देखना चाहेंगे तो किस सेक्टर में दिखेगा, तो वो दिखेगा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव, तो देखिए अब आपने भूमिका दे दी 15 से 20 शब्दों में। अब आप डायरेक्ट प्रश्न पे उत्तर आइए कि भाई इसका जो है हमारी आर्थिक समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ रहा। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो श्रम की कम उत्पादकता। तो इसमें क्या देखेंगे, कृषि में बहुत अधिक श्रमिक लगे हुए हैं लेकिन बहुत कम अतिरिक्त उत्पादन करते हैं। तो मैंने पीछे ही उदाहरण दिया कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। और आप अपने देहात में ऐसे देखिए कि देहात में एक परिवार है और उसमें अगर 5 लोग वर्किंग हैं और उनके पास कुल 2 बीघा खेत है, तो वही जिस 2 बीघे में कायदे से 2 लोग मिल करके बहुत अच्छे से उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते थे, उसमें 5 लोग लगे हुए हैं और उसमें 3 लोग जो है एक तरीके से प्रच्छन्न बेरोजगार है। मतलब कोई उनकी ज़रूरत नहीं, वो चाहें तो अन्य सेक्टर में लग करके ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन वो उसी में खपे हुए हैं। तो वही आप बता रहे हैं कि बहुत कम अतिरिक्त उत्पादन करते हैं, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम हो जाती है। जैसे भारतीय कृषि में लगभग 45% कार्बन नियोजित है। आप एक उदाहरण से समझिए कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 45% उसमें संलग्न है। मतलब कार्यशील जनसंख्या का 45% एग्रीकल्चर में है। और इनसे जो है जीडीपी को लाभ कितना मिल रहा है, मात्र 16 से 17%। मतलब 45% लोग मिल करके जीडीपी में योगदान कितना दे रहे हैं, 16 से 17% लोग।
यही घट करके अगर 20% भी आ जाए तब भी जीडीपी में योगदान यही रहेगा 16 से 17%। तो जो 20-25% जो लोग अतिरिक्त इसमें हैं, अगर उनको अन्य सेक्टर में भेज दिया जाए, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में इकॉनमी के, तो वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और अर्थव्यवस्था को न केवल गति देंगे बल्कि अपनी भी स्थिति को बेहतर कर सकेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन वो ये चीज़ें होती दिख नहीं रही हैं। फिर दूसरा इसमें क्या होगा कि मानव संसाधनों का अकुशल वितरण। तो इसमें जो श्रमिक जो उद्योग सेवा क्षेत्र में उत्पादक हो सकते हैं, वे कृषि जैसे कम लाभ वाले कार्यों में फंसे रहते हैं। वही जो मैंने उदाहरण दिया कि भाई 2 बीघे खेत है, परिवार में 5 वर्किंग पॉपुलेशन है, 5 लोग उसी में लगे हुए हैं। कायदे से अगर 2 लोग उसको निभाएं और 3 लोग अन्य क्षेत्रों में काम करने लग जाएं, तो परिवार की न केवल आमदनी बढ़ेगी बल्कि भारत की भी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये पर्सन कैपिटा जो है वो न केवल इंक्रीज होगा बल्कि इंडिया की भी स्थिति मजबूत होगी। तो वो आप बताइए। फिर अधिशेष श्रमिकों के कारण कम वेतन की स्थिति बनी रहती है। भाई जब काम ही नहीं है और श्रमिक बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो जो श्रमिक एग्रीकल्चर में संलग्न होंगे या ऐसे जहाँ जो सेक्टर जहाँ प्रचंड बेरोजगारी की समस्या है, तो चूंकि हम एग्रीकल्चर से जोड़ के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या आपको यहीं देखने को मिलती है, प्रचंड बेरोजगारी की। तो अब ऐसे में क्या होगा कि भाई एक अनार 100 बीमार, काम है ही नहीं है और कामगार बहुत हैं, तो फिर क्या होगा कि आप बहुत सस्ते श्रम पे काम करेंगे। तो इसीलिए जो मनरेगा की योजना लाई गई थी, उससे जो ग्रामीण श्रमिक थे उनकी स्थिति बड़ी बेहतर हुई थी। अब उसकी जगह जो राम जी जो बिल लाया गया, जी राम जी करके है, वो और बेहतर साबित होगी, क्योंकि वहाँ जो रोजगार के दिन हैं वो 100 से 125 हो गए, मतलब 25 दिन अतिरिक्त बढ़ा दिए गए हैं। तो यही प्रयास है कि प्रचंड बेरोजगारी जो एग्रीकल्चर में संलिप्त हो उनको अन्य सेक्टर में लाया जाए। तो यहाँ आप मनरेगा या जी राम जी का भी उदाहरण दे सकते हैं। इसी तरीके से मानव संसाधनों का अधिशेष श्रमिकों के कारण कम वेतन की स्थिति बनी रहती है, जिससे घरेलू मांग और उपयोग में वृद्धि बाधित होती है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई अधिशेष कृषि है, तो अधिशेष श्रमिक हैं, तो ऐसे में वो वेतन कम पाएंगे। जब वेतन कम पाएंगे तो आप ऐसे सोचिए कि उनकी उपभोग की शक्ति कम होगी, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम कम है। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप सामान नहीं परचेज कर पाएंगे, और जब सामान नहीं परचेज करेंगे तो जो विनिर्माण क्षेत्र है वो प्रभावित होगा। तो मतलब एक तरीके से आप गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहेंगे। तो आप यहाँ इसका उदाहरण दे सकते हैं। फिर संरचनात्मक रूपांतरण में बाधा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें क्या है कि श्रमिकों की कृषि क्षेत्र से निकल करके उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में जाने की प्रक्रिया क्या है, बहुत धीमी हो रही है। मतलब जो श्रमिक एग्रीकल्चर में है उनको उसी में मज़ा आ रहा है, काम कम है, इनकम भी कम है, लेकिन वो उसी में एडजस्ट करना सीख गए हैं। तो वो एडजस्ट करना सीख गए हैं तो ठीक है, लेकिन वो कहीं न कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं और देश की जीडीपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनसे तो देश को, समाज को, उनके परिवार को और ज़्यादा अपेक्षाएं थी जो वो कर नहीं रहे और कर्मण्य बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था आधुनिक अर्थव्यवस्था की तरफ रूपांतरित नहीं हो पा रही, क्योंकि लोग अपना माइंडसेट चेंज ही नहीं करना चाह रहे हैं। अभी भी आप देहात में जाइएगा तो वही परंपरागत खेती, मतलब इतनी चीज़ें योजनाएं आ गई हैं, इतने बढ़िया बढ़िया क्रॉप आ गए हैं, बागवानी कृषि आ गई है, तमाम तरीके की पद्धतियाँ आ गई, लेकिन अभी भी हम अपने गांव जाते हैं और देखते हैं कि अभी भी वहाँ जो बचपन में मैं देख रहा था एग्रीकल्चर का पैटर्न वो है, और अब तो लोग और ज़्यादा एग्रीकल्चर करना ही नहीं चाह रहे। अब क्या है कि अधिया उधिया पे दे करके, बटाई पे दे करके और चीज़ें बाज़ार से खरीद के ला रहे हैं। सोचिए अगर देहात का व्यक्ति साग सब्जी या अपने रोज़मर्रा जो खाद्य वस्तुएं हैं उसको अगर वो बाज़ार से खरीदे, मतलब धनिया की पत्ती वो बाज़ार से खरीद के लाए, पुदीना की पत्ती बाज़ार से खरीद के लाए, और गांव का व्यक्ति, तो समझ लीजिए कि उससे बड़ा अभागा तो कोई नहीं है। और उसके यहाँ क्या बरकत होगी? आपके पास ईश्वर ने खेत दिया है,
हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ पानी उनी की भी समस्या नहीं है, बहुत अच्छा वाटर लेवल है, सारी चीज़ें। अब आप थोड़ा सा श्रम करके उत्पादन नहीं कर सकते, केवल आप बाज़ार पे डिपेंड होते जा रहे हैं, तो ऐसे में तो स्थिति आपकी ख़राब होगी ही होगी। और जब आपकी ख़राब होगी तो आपके परिवार की ख़राब होगी और फिर देश की ख़राब होगी। ये चीज़ें हैं। फिर सरकारी खजाने पे बोझ कि भाई अगर अब सोचिए 45% लोग यदि एग्रीकल्चर पे ही हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए सरकार को अतिरिक्त प्रयास करना होगा, उनको तमाम योजनाओं के तहत आच्छादित करना होगा, नहीं तो फिर उनकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर समस्याएं हैं कि अगर आयुष्मान भारत योजना सरकार के द्वारा नहीं चलाई गई होती तो लोग इलाज के लिए मर जाते। भाई वो पैसा ही नहीं है, क्योंकि वो उतना दूर तक सोच ही नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों में अब सरकार को अतिरिक्त सब्सिडी देने की ज़रूरत होती है। भाई अगर आप बहुत बेहतर प्रोडक्शन करते और अन्य क्षेत्रों में भी आप संलग्न होते, तो जो सरकार जो हर 3 महीने पे आपको 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि दे रही, 6,000, वो न दे करके उसका अन्य क्षेत्रों में वो इन्वेस्ट करती तो शायद उसका और ज़्यादा लाभ होता। तो ये सारी समस्याएं निकल के आ रही हैं प्रचंड बेरोजगारी के कारण, मतलब जो कैसे हमारी जो आर्थिक समृद्धि है वो प्रभावित हो रही है। फिर इस पे आप देखेंगे कि गरीबी और आर्थिक असमानता बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है कि बेरोजगारी सीधे तौर पर गरीबी को जन्म देती है। भाई आप अगर बेरोजगार हैं, आपकी इनकम कम है, तो आप गरीब हैं, और जब गरीब हैं तो फिर समाज में वही है कि एक व्यक्ति बहुत अमीर होता जा रहा है और जो व्यक्ति गरीब हैं उनकी स्थिति और ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। तो ये सब सम्मिलित है कारण जो हमारी आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं। अब आप दिखाइए कि प्रचंड बेरोजगारी की समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि आपके प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है उसमें समाधान की चीज़ों को पूछा है, और आपको भी मुख्य परीक्षा में अपनी इसी तरीके से प्रयास करना होगा। ये नहीं है कि समाधान की चीज़ों को आप बताए ही ना। तो इसके तहत कपड़ा, चमड़ा, सबसे पहले श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामीण श्रमिक हैं उनको खपाया जा सके या उनका उपयोग किया जा सके। तो जो ग्रामीण श्रमिक हैं वो बहुत ज़्यादा कुशल तो होते नहीं हैं कि भाई वहाँ आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लगा दीजिए या कुछ ऐसा लगा दीजिए। मैंने पीछे बताया ही था कि सोचिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में केवल हमारे 3% लोग जो है वो प्रशिक्षित है, बाकी 97% जो उसमें कामगार हैं वो अप्रशिक्षित हैं। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर उद्योग या जो हमारी इकॉनमी का जो तृतीयक सेक्टर है उसकी तो कोई संभावना है नहीं। संभावना किसका है? तो MSME का। तो इसके तहत आप क्या करेंगे? कपड़ा हुआ, चमड़ा, जूता, खाद्य प्रसंस्करण और निर्माण क्षेत्रों को जो है बढ़ावा दिया जाए। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर संबंध कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना, जैसे एग्रीकल्चर के साथ साथ आप किसानों को कहिए कि भाई आप दुग्ध का भी उत्पादन कर लें, मछली पालन कर लें, मुर्गा का पालन कर लें, रेशम उत्पादन कर लें, बागवानी कृषि की तरफ जाएं। तो इससे क्या है कि जो आपकी परंपरागत कृषि है उस पर आपकी निर्भरता कम होगी, और आप जब इन सब सेक्टरों में आएंगे कि मतलब डेयरी के क्षेत्र में आएंगे या पोल्ट्री के क्षेत्र में आएंगे या बागवानी के क्षेत्र में आएंगे, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और इससे क्या होगा कि विविधता भी बढ़ेगी। तो जो खाद्य बास्केट की जो एक संकल्पना है कि जिसमें भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब सम्मिलित मात्रा में होने चाहिए और संतुलित होने चाहिए, तो वो भी आप फुलफिल कर पाएंगे। तो ऐसे में न केवल आपका अतिरिक्त लाभ होगा बल्कि भारत जो देश है उसका भी बेहतर स्थिति होगी। तो देश समाज की भी स्थिति आप बेहतर करेंगे इस तरीके से करके। तो वही जैसे कार्यों को प्रोत्साहित करना ताकि पूरक आय और रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। फिर ग्रामीण औद्योगिकरण, तो ग्रामीण स्तर पे क्या उद्योग लगाए जा सकते हैं? वही कि कृषि प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए ताकि अतिरिक्त श्रमिकों को जो है रोजगार मिल सके। तो ये भी प्रयास होने चाहिए ताकि ये जो विच्छिन्न बेरोजगारी है तो वहाँ से चीज़ों को हटा करके इन क्षेत्रों में समायोजित किया जाए। जैसे अगर आप उदाहरण देखेंगे तो खादी ग्राम उद्योग जो है तो उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि रोजगार जो है वो सृजित हुए हैं। कौशल विकास थोड़ा सा किया जाए क्योंकि जो ग्रामीण जो श्रमिक है उन्हें थोड़ा स्किल्ड बनाया जाए। तो इसके तहत ग्रामीण युवाओं को आधुनिक उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल योजना कि मतलब ग्रामीण स्तर पे भी इस तरीके की योजनाएं चलाई जाएं ताकि उन्हें कृषि से हटा करके अन्य जो हमारे MSME सेक्टर हैं, खादी ग्राम उद्योग हैं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, उन्हें समायोजित किया जा सके।
फिर एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, लघु व स्तरीय उद्योगों में उद्यमिता और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना। तो एमएसएमई तो खैर हमारे देश की रीढ़ ही है, और ये किसी भी देश की, मतलब कोई भी अगर विकासशील अर्थव्यवस्था है तो उसमें एमएसएमई की भूमिका बहुत ही निर्णायक है। चाइना वाइना में देखिए, जो चाइना का ग्रोथ है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका एमएसएमई निभा रहा है। तो यहाँ हमारे देश में भी इस तरीके के प्रयास होने चाहिए। और इसमें एक अच्छा उदाहरण आप दे सकते हैं, मुद्रा योजना ने किस तरीके से ग्रामीण उद्योगियों को जो है ऋण प्रदान करके इस दिशा में जो है वो प्रगति किया है। तो हम हमारे जो ग्रामीण स्तर पे जो एमएसएमई उद्योग है उनका भी डेवलपमेंट खूब हो रहा है। तो ये सब जो प्रयास हैं, ये सब प्रयास होने चाहिए ताकि हमारी जो प्रचंड बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान हो सके। तो आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया। अब आप एक संतुलित निष्कर्ष दें कि इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रचंड बेरोजगारी भारत की आर्थिक समृद्धि में एक बड़ी रुकावट है। तो वही है, आपने पीछे देखा ही। इसे संरचनात्मक सुधारों, कौशल विकास और विविधीकरण के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। मतलब अगर समस्या है तो इसका समाधान भी है, और आपने समाधान दिया भी है, और वही आपके निष्कर्ष में होना ही भी चाहिए। मतलब आपका निष्कर्ष सदैव पॉजिटिव होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। ये नहीं है कि अब प्रचंड बेरोजगारी की समस्या है, सदियों से चली आ रही है, बनी रहेगी, इसे हटाना नामुमकिन है, ऐसे ना तो आपको मेंस में लिखना है ना तो इंटरव्यू में बताना है। क्योंकि अभी हमारा जो इंटरव्यू का सेशन चलता है, जो बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं उनको हम हमेशा ये बताते हैं कि आपको वहाँ सरकारी नीतियों के प्रति हमेशा आशान्वित रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई नीति का परफॉर्मेंस ख़राब रहा तो आप जो है, अब जैसे अभी हमारा ही एक विद्यार्थी, उससे पूछ लिए कि भाई मनरेगा के स्थान पे जी राम जी जो बिल लाया गया, तो यानी कि मनरेगा विफल रही। तो चूँकि उसको मैंने पहले से ट्रेंड किया था कि देखो विफलता नहीं कही जा सकती, आवश्यकता होती है ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को उत्कृष्ट बनाने की। तो मनरेगा की भूमिका बेहद शानदार रही और अभी तक उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और अब उसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है जी राम जी बिल के द्वारा। तो ये अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ सर मनरेगा ख़राब थी तभी तो जी राम जी, तो वो सब नेताओं का स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट आप देंगे तो आप जो है फिर आपका शहीद होना तय है। फिर आप लग जाएगा कि ये तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा यहाँ लेके चल रहा है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और आप ऐसे ही देखें कि भाई कोई भी योजनाएं रहती हैं तो उसमें कुछ खामियां तो रहती हैं, कोई परिपूर्ण पूरी तरीके से नहीं होता, लेकिन उसका योगदान उस समय बहुत ज़्यादा रहता है। भाई मनरेगा जब आया था तो समझ लीजिए कि अगर मनरेगा इतनी ही बुरी होती तो मोदी सरकार उसी समय ख़त्म कर दी होती जब आई थी। आज तक उन्होंने बनाए रखा तो इसकी उपयोगिता तो रही। और कोविड के समय में आपने इसको देखा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा कारगर रही लोगों के बीच। नहीं तो कोविड जैसी जो पेंडेमिक हुई थी, जब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्रैश करी तो हमारी अर्थव्यवस्था बनी रही, तो उसमें मनरेगा की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है। ठीक है, और फिर और अन्य सरकार की और भी नीतियाँ रही हैं, लेकिन मनरेगा उसमें एक पिलर का काम किया है। तो ऐसे में मनरेगा की आप भूमिका को नकार नहीं सकते। तो ये आपकी कॉपी में भी ऐसे अप्रोच नहीं आने चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा देने जाएंगे बहुत संभावना है कि मनरेगा और जी राम जी बिल से जो है तुलना करके प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा थर्ड पेपर में आपके। तो हम कराएंगे भी उस पर, परेशान मत होइए। तो आपको एक बैलेंस जो है निष्कर्ष देने की ज़रूरत है कि इसे संरचनात्मक सुधारों, कौशल विकास और विविधीकरण के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, ताकि भारत के जनसांख्यिकीय लाभ का पूरा उपयोग किया जा सके। और समावेशी विकास जो हमारी एक परिकल्पना है कि हम जो है सतत और समावेशी विकास के पक्षधर हैं, और वही जो है रियल माने में असली विकास भी होता है कि जो विकास सतत हो, मतलब लगातार विकास हो, और समावेशी हो, मतलब समाज के तृणमूल स्तर तक विकास का जो फल है वो पहुँचे। ऐसा नहीं है कि विकास जो है ऊपर ऊपर हो और एक दिशा में हो, तो फिर ये तो कैंसर के समान है, और ऐसे में तो काफ़ी क्षति हो जाती है। तो ये हो सके। तो इसी तरीके से निष्कर्ष देख के आप अपने उत्तर को समाप्त करिए। और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका निष्कर्ष कैसे लिखना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, इसके बारे में भी हम कुछ बता पाए होंगे। ये 2 बैच चल रहे हैं, इसके बारे में तो मैंने पीछे बताया ही। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7303307507 पे। यहाँ क्या डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, इस तरीके से आप लिख के दिखाते हैं, इनका मूल्यांकन होता है। आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा है और कैसे आप इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं।
और फिर बताई ही नहीं जाती है आपको। आपकी जो कॉपी चेक होने के बाद मॉडल उत्तर भी मिलता है, और ये मॉडल उत्तर प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से होता है। मतलब आपके सभी प्रश्न पत्र के सभी टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में करीब करीब ये 750 प्रश्न करीब हो जाते हैं। और अगर इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप मेंस में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस में रहेंगे। जनरली मेंस आपका गड़बड़ क्या होता है ना, कि आप लोग जो है मेंस में ये धारणा बना लेते हैं लिख ले जाएंगे, और जब लिखने जाते हैं वहाँ तो पेन चलता नहीं है। और पेन क्यों नहीं चलता? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया होता, आप लिखे नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करने के लिए। कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा समृद्धि IAS ऑफिशियल है टेलीग्राम का, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और 2 हमारे यूट्यूब पे चैनल है, एक तो समृद्धि IAS जिससे भी हम आप रूबरू हैं, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों ही चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपकी भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो लगे कि सर इस पर वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम वीडियो बनाएंगे उस पर, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।